नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के फेल हुए प्लान की, सीबीआई के समन पर अखिलेश यादव के करारे जवाब की, बात करेंगे बिहार में नीतीश को लेकर आरजेडी के बड़े प्लान की, एनडीए में बढ़ते टकराव की, जानेंगे किसानों के दिल्ली कूच को लेकर क्या हुआ फैसला, निजी अस्पतालों के महंगे इलाज पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राम रहीम के पैरोल मामले पर हाईकोर्ट की फटकार, हरियाणा सरकार को सख्त आदेश, कहा हमारी इजाजत के बिना न मिले पैरोल। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले रिटायर्ड जज ए.के. विश्वेश को मिली बड़ी जिम्मेदारी, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बनाए गए लोकपाल। टीएमसी ने शाहजहां को किया सस्पेंड, बीजेपी से की डिमांड, आप भी हेमंत से लेकर बृजभूषण और अजय मिश्रा टेनी को निकाले बाहर। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 195 अंकों की तेजी के साथ 72,500 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 32 अंकों की तेजी के साथ 21,983 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के साथ जाने वाले विधायकों को उनकी करनी की सजा मिल गई है। विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए अब अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की चिंता भी दिख रही है। पार्टी विधायकों को शिमला से बाहर नहीं जाने दे रही है। तो कैसे बीजेपी पर उल्टा पड़ गया उसका ही दांव, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने विधायकों को वित्त विधेयक और कटौती प्रस्ताव पर पार्टी के व्हिप का उल्लंघन का दोषी माना। दरअसल कांग्रेस ने विधायकों को लेकर शिकायत की थी कि सभी विधायकों को वित्त विधेयक पास कराने के लिए सदन में मौजूद होने का व्हिप जारी किया गया था, लेकिन 6 विधायक इस दौरान सदन में नहीं आए। पठानिया ने कहा कि विधायकों की सदस्यता रद्द होने का राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कोई संबंध नहीं है। राज्यसभा चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता है। विधानसभा स्पीकर के फैसले के बाद अयोग्य करार दिए गए विधायक हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। इन सब के बीच शिमला पहुंचे पर्यवेक्षक डी.के. शिवकुमार ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। हमने सभी विधायकों से बातचीत की है, हमारे सभी विधायक एकजुट हैं, सुक्खू ही सीएम रहेंगे, हाईकमान ने सुक्खू को चुना था। बीजेपी रोज कोई न कोई ऑपरेशन चला रही है, लेकिन वो सफल नहीं होगी। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधायकों में अब मतभेद नहीं है, हम एकजुट होकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शामिल होंगे। कोई भी विधायक या प्रदेश कांग्रेस का पदाधिकारी पार्टी की बातों को लेकर प्रेस के बीच नहीं जाएगा। वैसे 6 विधायकों को अयोग्य करार देने के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 से घटकर 34 रह गई है, लेकिन अब बहुमत का आंकड़ा भी 35 से कम होकर 32 पर आ गया है। यानी बीजेपी की कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई है। हिमाचल में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन 3 महीने बाद देश में बहुत कुछ बदल सकता है। केंद्र में सरकार भी बदल सकती है, क्योंकि 3 महीने में ही नई सरकार बन जाएगी। कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है और बीजेपी को सबसे बड़ी चिंता देश के सबसे बड़े सूबे यूपी को लेकर है। यहाँ पार्टी को बड़े नुकसान की संभावना है। इसीलिए विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को परेशान करने के लिए केंद्र की एजेंसी सीबीआई मैदान में आ गई है। सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन भेजा था, बुलाया था। सीबीआई के समन पर क्या कहा है अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईडी और सीबीआई का एक्शन तेज होता दिखाई दे रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक ईडी की रडार पर विपक्ष के कई नेता दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सीबीआई भी अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गई है। इसी कड़ी में सीबीआई ने 28 फरवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव को 5 साल पुराने मामले में समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया है। सीबीआई के समन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जवाब दिया। लखनऊ में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा प्रमुख ने कहा कि सीबीआई की तरफ से जो कागज आया था उसका जवाब मैं दे चुका हूं। अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, इसलिए समन आया है। उन्होंने दिल्ली जाने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सबसे ज्यादा निशाने पर विपक्ष है। साल 2019 में भी मुझे नोटिस भेजा गया, उस वक्त भी लोकसभा चुनाव था। मैं समझता हूं कि जब चुनाव आएगा तब नोटिस भी आएगा। बीजेपी घबराई क्यों है, इन्होंने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। तो वहीं सीबीआई के समन पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। डिम्पल यादव ने कहा, अखिलेश पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं है जिन्हें समन भेजा गया है। लगातार नेताओं, उद्योगपतियों, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों पर दबाव बनाया जा रहा है।
बीजेपी इंडिया गठबंधन की मजबूती से डर गई है, इसलिए ये किया जा रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को 5 साल पुराने मामले में सीबीआई ने समन जारी कर पेश होने को कहा था, जिस पर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो सीबीआई की कार्रवाई में सहयोग करने को तैयार हैं। अगर सीबीआई लखनऊ में उन्हें बुलाती है तो वो जाने के लिए तैयार हैं। वर्चुअली भी सीबीआई की पूछताछ में जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन अभी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, इसलिए दिल्ली जाना मुश्किल है। बीजेपी के लिए यूपी के बाद सबसे बड़ा संकट बिहार में आता दिखाई दे रहा है। पार्टी पूरे देश में विपक्षी दल और विपक्षी गठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार में उसके ही गठबंधन में सेंध लगती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। तो कैसे मुश्किल में दिख रही है बिहार की एनडीए सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में एक बार फिर खेला होने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार की सियासत में अटकलों का बाजार तेज हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने 1 महीने पहले महागठबंधन से पलटी मारकर एनडीए में शामिल हुए थे, और अब जो खबर आ रही है उससे ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं, जिससे राज्य में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच राज्य में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने से पहले बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रखी थी, जिसे बीजेपी ने उस समय स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब बीजेपी नीतीश कुमार की शर्तों को मानने से इनकार कर रही है। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी नीतीश के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल करने की कोशिश में है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी नीतीश के 30 विधायकों को अपने पाले में कर सकती है, यानी तेजस्वी यादव ने जेडीयू समाप्त होने की जो भविष्यवाणी की थी वो जल्द ही सच होने वाली है। तो दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर भी पेच फंस गया है, जिससे ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में हैं। वैसे तेजस्वी यादव ने भी नीतीश को अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी है। महागठबंधन की रैली में नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है, जिस पर नीतीश कुमार अब तक शांत नजर आ रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि नीतीश एक बार फिर पलटी मारकर बीजेपी को झटका दे सकते हैं। बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र और यूपी में भी एनडीए में टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई दल एनडीए छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में बन रही भगदड़ की स्थिति ने उसे मुश्किल में फंसा दिया है। बीजेपी नेता भी सहयोगियों को अपने पाले में रखने में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। तो अब किस दल ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक सहयोगी उसका साथ छोड़ रहे हैं। टीडीपी से गठबंधन तय नहीं हो पाया, अकाली दल ने दूरी बना ली। एआईएडीएमके गठबंधन छोड़ गई, जेजेपी गठबंधन छोड़ने की तैयारी में है। नीतीश को लेकर भी संशय पैदा हो गया है, तो अजीत पवार पर भी सवाल उठ रहे हैं। जयंत चौधरी की आरएलडी अधर में लटकी हुई है। जयंत ने इंडिया गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी डील फिक्स नहीं हो पाई है। जयंत एक बार फिर इंडिया में वापसी की तैयारी करते दिख रहे हैं। तो सपा के साथ गठबंधन तोड़कर आए सुलहदेव भारतीय समाज पक्ष के अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। लोकसभा चुनावों के लिए उन्होंने 5 सीटें मांगी है। साथ ही योगी सरकार में खुद को मंत्री बनाने का दबाव भी बीजेपी पर बढ़ा दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो वो होली नहीं मनाएंगे। यानी बीजेपी की होली खराब करने की तैयारी सहयोगियों ने ही कर ली है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी आठवले को महाराष्ट्र में सिर्फ 1 सीट देने को तैयार है, वो भी इस शर्त पर कि चुनाव आठवले को लड़ना होगा और वो भी बीजेपी के सिंबल पर, जिसे लेकर आठवले भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बात हरियाणा की करें तो यहाँ बीजेपी सरकार जेजेपी के समर्थन के सहारे चल रही है। सरकार में जेजेपी भी शामिल है, लेकिन अब जेजेपी बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की तैयारी में है। साफ है, लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह से बिखरता दिखाई दे रहा है। सहयोगियों ने तो बीजेपी की चिंता बढ़ा ही रखी है, साथ ही किसानों के आंदोलन ने भी उसे परेशान कर दिया है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान इस समय डटे हुए हैं और जल्द ही दिल्ली की तरफ बढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले किसानों ने हरियाणा में बड़ी महापंचायत बुला ली है। तो क्या है किसानों का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी पर खरीद के गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। आज किसानों ने दिल्ली कूच पर अहम फैसला लिया है।
इसको लेकर बुधवार शाम को किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवन पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के जगजीत ढल्लेवाल की अगुवाई में संयुक्त मीटिंग हुई। इससे पहले मंगलवार को दोनों ने अपने अपने संगठनों से इस बारे में मीटिंग की थी। वहीं किसानों की मांग पर शुभकरण की जान लेने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इसके बाद किसानों ने शुभकरण को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद भटिंडा में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को किसान शुभकरण की जान जाने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 29 फरवरी तक टाल दिया था। किसानों के दिल्ली कूच टालने के बाद हरियाणा दिल्ली के टिकरी और सिंधु बॉर्डर को अस्थायी तौर पर खोल दिए गए थे। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में लगी इंटरनेट की पाबंदी को भी हटा दिया गया था। वहीं अब किसानों ने दिल्ली कूच के फैसले से पहले 1 मार्च को सोनीपत के कतुरा गांव में महापंचायत का ऐलान किया है। इस महापंचायत में प्रदेश भर के खापे किसान संगठन के अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी किसान संगठन भाग लेंगे। बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। 29 फरवरी को जिंद की जाट धर्मशाला में भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुशील नरवाल, प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका खरकराम जी, जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक नरेंद्र बुरा, युवा प्रदेश अध्यक्ष संदीप चहल और जीता संगवान ने कहा कि महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा लोगों और संगठनों को जोड़ने की खातिर जिंद समेत कई जिलों में खाप और किसान नेताओं ने समर्थन मांगा है। किसानों के आंदोलन के चलते मोदी सरकार को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है और इसी के चलते पार्टी अब मंदिर के मुद्दे को उछालने की जोर शोर से तैयारी कर रही है। अयोध्या, मथुरा, काशी, हर मुद्दा उछाला जा रहा है। आज मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई भी हुई। तो क्या हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 29 फरवरी को सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में मुख्य रूप से मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस की गई। मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर अधिवक्ता तस्नीम अहमदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। साल 1968 में हुए समझौते को लेकर भी मुस्लिम पक्ष ने दलीलें पेश की है। कहा कि इसके तहत केशव देव कटरा की 13.7 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, बफर और लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक प्रेजेंस एक्ट का भी हवाला दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष की ओर से ऑर्डर 7 रूल्स 11 के तहत अर्जियों की चुनौती दी गई है। जस्टिस मयंक कुमार जैन के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। वहीं अब आपको बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होनी है। कोर्ट क्या फैसला करता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज लोगों के इलाज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। दरअसल निजी अस्पतालों के महंगे इलाज के चलते देश की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे चली गई है, जिसे लेकर कोर्ट ने आज सरकार को जमकर सुनाया है। तो क्या कहा है कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को सख्त आदेश, प्राइवेट अस्पतालों के स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स करे, अब मनमानी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों में मनमाने तरीके से वसूले जा रहे रुपयों को लेकर केंद्र सरकार को सख्त आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सभी प्राइवेट अस्पतालों के स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स करे ताकि तय दर पर मरीजों को उपचार की सुविधा प्राप्त हो सके। बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में फीस और अन्य चार्ज इतनी ज्यादा है कि आम आदमी का इलाज कराना मुश्किल हो गया है। एक बार अगर कोई अस्पताल में भर्ती होता है, मतलब उसके जीवन के आधे से ज्यादा कमाई खर्च हो जाती है। इसको देखते हुए ही केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि वो सभी राज्यों में अस्पताल के एक स्टैंडर्ड चार्ज फिक्स करे। प्राइवेट अस्पतालों में मनमानी फीस वसूली अब नहीं चलेगी। आपको बता दें कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल चार्ज के अलग अलग मानकों को लेकर सवाल उठाए थे। याचिका में कहा गया था कि अलग अलग अस्पताल में मोतियाबिंद के इलाज के लिए 30,000 से 1 लाख रुपए तक फीस वसूली जा रही है, जबकि सरकारी अस्पतालों में कैटरेक्ट के ऑपरेशन 10,000 में हो जाते हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त आदेश जारी किया है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। हमारी बिल्ली हमी से, जी हाँ,
बीजेपी में कांग्रेस से आए कुछ पंजाब के नेताओं ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है। अभी उनको ट्रेनिंग की भी तो ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बीजेपी में आ गए हैं तो आपको ना तो किसानों पर, ना बेरोजगारी पर, ना महंगाई पर और ईवीएम पर भी बात नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।